गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हैं आप लोग। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप लोग बताइएगा आप लोग कैसे हैं। हम आप लोगों को गृह विज्ञान क्लास 9 की बता रहे थे, जिसमें से मैंने आपको एक पूरा यूनिट फिनिश कर दिया जो प्राथमिक उपचार है। अब सेकंड यूनिट स्टार्ट की हूँ, जो क्या है तो वो है स्वास्थ्य शिक्षा, स्वास्थ्य के बारे में, जिसमें मैंने 3 चैप्टर ऑलरेडी ख़त्म कर चुकी है। 3 या 2 चैप्टर ख़त्म कर दिए। तीसरा चैप्टर देखिए, 2 चैप्टर फिनिश कर दिए हैं, 2 चैप्टर फिनिश कर दिए, तीसरा स्टार्ट किए। यही मैं आप लोग को इस टाइम बता रही हूँ। चलिए ज़्यादा बातें नहीं करते हैं, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो मैंने आपको वायु शुद्धता एवं महत्व एवं संवातन तो प्रस्तावना ही बता दिया कि वायु का क्या महत्व है। तो हमारे आंतरिक क्रियाओं के लिए वायु ज़रूरी है, जीवन के लिए ज़रूरी है। इसका संगठन क्या होता है तो आपको पता है, गैसों का मिश्रण है। इसमें ऑक्सीजन और नाइट्रोजन की मात्रा क्या हो जाती है, सबसे ज़्यादा होती है। उसमें भी नाइट्रोजन की मात्रा 78% होती है एंड ऑक्सीजन की मात्रा 21% होती है। वैसे 20.95% मतलब लमसम कितना 21% तक होता है। ठीक है। उसके बाद आपने कार्बन डाइऑक्साइड देखा, 0.03% क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है। उसी तरह जलवाष्प 0.04% होता है। और अन्य गैसें जो होती हैं 0.90% होती हैं, जिसमें अमोनिया आदि अन्य गैसें आती हैं। फिर मैंने आपको गैसों के गुण के बारे में बताओ तो ऑक्सीजन कैसी है, ज्वलनशील है, प्राणियों के जीवन के लिए आवश्यक है। ठीक है। रंगहीन है और कह सकते हैं कि स्वादहीन है, लेकिन गंध कैसी है तो तीखी है। ठीक है। उसके बाद मैंने आपको नाइट्रोजन के बारे में पूरा बताया। उसके बाद आपको कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में बताया। फिर जलवाष्प के बारे में, ओजोन के बारे में कि ऑक्सीजन का ये रूप होता है, बस इसमें एक मॉलिक्यूल क्या होता है, ज़्यादा हो जाती है तो ये O3 हो जाता है। फिर हाइड्रोजन के बारे में हमने आपको बताया। फिर शुद्ध वायु का महत्व क्या है हमारे शरीर में। अब आपको क्या बताना, वायु की अशुद्धियों के बारे में हमें आपको बताना है। तो चलिए ज़्यादा बातें नहीं करते, वीडियो स्टार्ट करते हैं। सामान्यतः वायु में अशुद्धियाँ नहीं होती। प्रकृति ने जहाँ वायु को प्राणी के लिए इतना महत्वपूर्ण बनाया है कि वायु के अभाव में इसका क्षण मात्र भी जीना असंभव है, वही उसने हमें शुद्ध रूप में वायु प्रदान की है। परंतु मनुष्य स्वयं ऐसा वातावरण उत्पन्न कर देता है जिससे वायु में कुछ ऐसे तत्व मिल जाते हैं जिससे वायु शुद्ध हो जाती है। अशुद्ध वायु स्वास्थ्य के लिए अत्यंत हानिकारक होती है। अशुद्ध वायु में श्वास लेने से प्राय जी घबराना, चक्कर आना, मूर्छित हो जाना, चेहरा पीला हो जाना आदि की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। साथ ही शरीर की रोग क्षमता अर्थात रोग निवारण शक्ति का ह्रास होने लगता है। यदि कोई व्यक्ति अधिक समय तक अशुद्ध वायु का सेवन करता रहे तो उसे श्वास संबंधी भयंकर बीमारी भी घेर लेती है, जैसे जुकाम, डिप्थीरिया, निमोनिया, रक्त अल्पता, टीबी आदि। अतः व्यक्ति को सदैव खुले साफ सुथरे वातावरण में रहना तथा शुद्ध वायु का सेवन करना चाहिए। अशुद्ध वायु का सेवन करने से कौन कौन सी देखिए बीमारी हो सकती है। जुकाम हो सकता है, डिप्थीरिया हो सकता है, निमोनिया हो सकता है, एनीमिया हो सकता है और क्या हो सकता है, टीबी हो सकता है। ठीक है। अगला है वायु अशुद्ध कैसे होती है। वायु 5 कारणों से अशुद्ध होती है। श्वसन क्रिया से, आग जलने से। श्वसन क्रिया का मतलब क्या है, जब आप ऑक्सीजन लेते हैं कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, मतलब क्या, वो अशुद्ध है। ठीक है। आग जलने से भी क्या होती है, लास्ट में कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है। अगर अर्ध जली लकड़ी है तो कार्बन मोनोऑक्साइड निकलता है। वस्तुओं के सड़ने से भी क्या होता है, जो जो अपघटन डिकम्पोज होता है तो उसमें भी गैस बनती है। ठीक है। धूल के मिलने से तथा रोगों के जीवाणुओं के मिलने से वायु क्या होती है, अशुद्ध होती है। श्वसन क्रिया, प्रत्येक बार श्वास लेने पर जब बाहर की शुद्ध वायु फेफड़े में पहुंचती है तब वहां मौजूद अशुद्ध रक्त इसके ऑक्सीजन को अपने में सोख लेता है और अपनी सब गंदगी उसमें मिला देता है। निःश्वसन द्वारा बाहर निकली हुई वायु में ऑक्सीजन की मात्रा 21% से घटकर 16% हो जाती है, अर्थात कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़कर 0.04% से बढ़कर 4% तक हो जाती है। 0.04 से बढ़कर 4% और ऑक्सीजन 21% से घटकर कितना 16% हो जाता है। इसके अतिरिक्त जलवाष्प की मात्रा प्राप्त 5% हो जाती है। और आपको पता है, जब ऐसे मुंह से ऐसे हाँ करो, ऐसे हवा निकालो तो कैसा लगता है, वाष्प के साथ आता है ना भाप जो कहते हैं, तो 5% उसकी भी मात्रा हो जाती है तथा अन्य कार्बनिक गंदगियां भी उसमें मिल जाती हैं। यदि व्यक्ति को किसी प्रकार का रोग जैसे डिप्थीरिया, क्षय रोग आदि हो तो इन रोगों के जीवाणु भी उस व्यक्ति के निःश्वसन द्वारा निकली वायु में रहते हैं। आग का जलना, जब कोई वस्तु जलती है तो उसके आसपास की वायु उसे जलने में सहायता करती है। जलने की क्रिया में उस वायु का ऑक्सीजन जलकर समाप्त हो जाता है और उसके स्थान पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनकर वहां की वायु में मिल जाती है। लकड़ी या कोयला ही नहीं, तेल या पेट्रोल अथवा अन्य कोई वस्तु भी जले तो वायु का ऑक्सीजन उपयोग में आता है और उसके स्थान पर कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न होकर वायु में मिल जाता है। इस प्रकार कार्बन डाइऑक्साइड गैस की मात्रा बढ़ जाती है और वायु क्या होता है, अशुद्ध हो जाता है। जैसे आप कहते हैं ना कि पुरानी गाड़ियों को रोका जा रहा है और सीएनजी लगवाने की बात की जाती है, क्योंकि जो ये पेट्रोल वगैरह से भी निकलता है, क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ती है और ऑक्सीजन की मात्रा घटती है। ठीक है।
तो वही चीज़ यहाँ पे बताया गया, कारखानों में जलने की क्रिया बड़े पैमाने पर होती है। वहाँ की वायु का प्रदूषण भी उतना ही अधिक होता है, जिससे कि गैस उत्पन्न हो जाती है जो कि वायु को अशुद्ध करती है। पदार्थों के सड़ने से, विभिन्न सड़े गले खाद्य पदार्थों, कूड़ा करकट तथा मृत जीवों की सड़ी लाशों से भी भयंकर दुर्गंध, कार्बन डाइऑक्साइड, अमोनिया तथा हाइड्रोजन सल्फाइड आदि विषैली गैस निकलती। कौन कौन सी? तो आप कहेंगे कार्बन डाइऑक्साइड, एक अमोनिया और अगला हाइड्रोजन सल्फाइड। ठीक है, जो वायु को दुर्गंध युक्त तथा अशुद्ध बना देती हैं। स्वचालित निर्वात देख लीजिए, जो वाहन है, वाहन से निकलता धुआं, आग से जलता धुआं, फैक्ट्रियों से निकलता धुआं, ट्रेन रेल से, ये जो प्लेन होती है उससे निकले, क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ाने में ये कारक है, या वायु को अशुद्ध करने के ये कारक है। ठीक है, धूल के कण, घर की सफाई या मकान बनवाते समय अत्यंत धूल गर्द से वायु अशुद्ध हो जाती है। आपको भी पता होगा दिल्ली में एक सबसे बड़ी बिल्डिंग शायद थी भारत की, कह सकते हैं, उसको गिराया गया। उस बिल्डिंग का भी मुझे प्रेजेंट में नाम नहीं याद आ रहा है, अभी कुछ दिन पहले ही न्यूज़ में आ रहा था, बिल्डिंग गिराया गया, उसमें इतने बम लगाए गए थे, मतलब उसी के माध्यम से क्या ब्लास्ट करके उस बिल्डिंग को गिराया गया। तो आप देखेंगे वहाँ का वायु प्रदूषण भी चेक किया जा रहा था, वहाँ का वायु का ऑक्सीजन का लेवल भी चेक किया था। इतनी ज़्यादा धूल उठे ना, मतलब इतनी ज़्यादा धूल उठे कि अगल बगल की जो बिल्डिंगें थी धंस गई, मतलब उनके धूल भर गए, और कवरिंग की गई थी बाकायदे। बिल्डिंग को कवर करने के बाद भी उस वहाँ के एटमॉस्फेयर में क्या हुआ था, धूल की संख्या या धूल कण बढ़ गए थे। तो उसका क्या किया गया था, उसकी जांच की जा रही थी, कितने प्रतिशत यहाँ पे मतलब प्रदूषण बढ़ गया है। ठीक है, तो इसलिए लिखा है कि धूल गर्द से भी वायु अशुद्ध से आंधी वगैरह आती है, तो उससे भी क्या होती है, उससे भी आपका पर्यावरण जो है प्रदूषित होता है, वायु प्रदूषित होती है। खुश्क मौसम में वायु में धूल के कण अपेक्षा के अधिक मात्रा में उपस्थित रहते हैं। अत्यधिक धूल युक्त वायु में दम घुटने लगता है। अत्यधिक अगर धूल युक्त वायु है तो क्या हो जाएगा, इसमें क्या होता है, दम क्या होता है, घुटने लगता है, तथा यह फेफड़े आदि के लिए हानिकारक होती है। रोग के जीवाणु, रोगी व्यक्ति के श्वास के द्वारा तथा मल मूत्र कफ आदि के रूप में शरीर से निकली गंदगी द्वारा, जिसका उचित प्रकार से निष्कासन व विसंक्रमण नहीं किया जाता। विसंक्रमण का मतलब है उसको निस्तारण करना। ठीक है, उसका सही से उसको मतलब खत्म कर देना, समाप्त कर देना। विसंक्रमित का मतलब स्टरलाइज, मतलब वहाँ पे कोई भी जीवाणु जो पनप रहे हैं उनको निष्क्रिय करना। ठीक है, विभिन्न रोगों के जीवाणु उड़कर वायुमंडल में उड़ने लगते तथा वायु को दूषित कर देते हैं। इस दूषित वायु में सांस लेने में श्वसन स्वस्थ व्यक्ति को भी बीमार होने की संभावना रहती है। शुद्ध वायु के हानिकारक प्रभाव, यह तो आपको विदित ही हो चुका होगा कि शुद्ध वायु में ऑक्सीजन की मात्रा शुद्ध वायु की अपेक्षा बहुत अधिक होती है। ऑक्सीजन वायु की बहुत सी अशुद्धियों को स्वयं ही नष्ट करती है, परंतु अशुद्ध वायु में इसकी कमी से अशुद्धता और भी अधिक बढ़ जाती है, जिसका निम्न प्रकार से स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। नंबर 1, अशुद्ध वायु में श्वास लेने से व्यक्तियों को विशेष रूप से श्वास संबंधी रोग हो जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड की अधिकता से दम घुटने, चक्कर आने, जी मिचलाने व उल्टी होने लगती है। धूल के कण, ऊन, रुई के रेशे आदि से खांसी, टॉन्सिल बढ़ना, डिप्थीरिया, निमोनिया आदि रोग होते हैं। अन्य हानिकारक व विषैली गैसों की अधिकता से खांसी, निमोनिया, टीबी, डिप्थीरिया आदि रोग होने की संभावना रहती है। वायु का शुद्धिकरण, अब तक आपने अशुद्ध वायु होने के कारण देखे, अब क्या देखना है, तो वायु के शुद्धिकरण को देखना है कि वायु शुद्ध कैसे होती है। तो वायु का शुद्धिकरण आवश्यक है। यह शुद्धिकरण दो प्रकार होता है, एक तो प्राकृतिक साधनों द्वारा और एक किससे, कृत्रिम साधनों के द्वारा। प्राकृतिक साधनों द्वारा वायु का शुद्धिकरण, प्रकृति ऐसी क्रियाएं करती है जिससे कि अशुद्ध वायु सदैव शुद्ध होती रहती है। प्रकृति द्वारा प्रदत्त साधन निम्नलिखित है: पेड़ पौधे, विसरण, विसर्जन, वर्षा, आंधी, सूर्य का प्रकाश, वायु मिश्रित ऑक्सीजन। ये क्या है, प्राकृतिक साधनों द्वारा वायु का शुद्धिकरण है। पेड़ पौधे करते हैं, विसरण विसर्जन की जो प्रोसेस होती है फैलने की, वो भी उससे भी होता है, वर्षा के द्वारा होता है, आंधी, सूर्य का प्रकाश, और ये तो आपको पता ही प्राकृतिक स्टेलाइज्ड है, और वायु मिश्रित ऑक्सीजन। ठीक है, पेड़ पौधे, मनुष्य ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हैं जो एक विषैली गैस है। पेड़ पौधे वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं, सूर्य के प्रकाश में ऑक्सीजन छोड़ते हैं। ये कौन सी क्रिया कहलाती है, तो ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कहलाती है। पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड गैस ही नहीं ग्रहण करते, वरना अन्य विषैली गैसों तथा कणों को भी आत्मसात कर लेते हैं। यह कार्य पत्तियों में उपस्थित रंध्र करते हैं। ठीक है, पेड़ पौधों की प्रकृति के फेफड़े कहा जाता है। पेड़ पौधों को क्या कहा जाता है, प्रकृति का फेफड़ा कहा जाता है। यही कारण है कि वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा कम नहीं होती।
विसरण, सभी प्रकार के गैसों में विसरण का गुण होता है। ठोस पदार्थों की तरह गैसों का एक स्थान पर स्थिर नहीं रह सकती, अतः किसी स्थान पर कोई गैस अधिक मात्रा में एकत्रित हो जाती है तो विसर्जन के कारण उस स्थान से चली जाती है और उसके स्थान पर दूसरी गैस आ जाती है। गैसों के यदि विसरण का गुण न होता तो अंगीठी या चूल्हे का धुआं नहीं भरा रहता। इसी कारण वायु में समस्त गैसों का प्रतिशत लगभग समान रहता है। यदि हम एक कमरे में ऑक्सीजन तथा दूसरे कमरे में कार्बन डाइऑक्साइड भर दे तो वे तुरंत ही एक कमरे से दूसरे कमरे में आने की प्रक्रिया प्रारंभ कर देते हैं। थोड़ी देर में दोनों कमरों में गैसों का प्रतिशत समान हो जाएगा। यही कारण है कि जब नगरों में कार्बन डाइऑक्साइड बहुत हो जाती है तो जंगलों की ओर चली जाती है और जंगलों में उपस्थित गैसें नगरों की ओर आ जाती है। विसरण के इसी गुण के कारण वायु में शुद्धता बनी रहती है। विसरण का गुण समझ में आया कि जो कार्बन डाइऑक्साइड शहर का है वो जंगलों में जाता है, जंगल का ऑक्सीजन यहाँ आता है, तो बैलेंस बना रहता है। ठीक है, नेक्स्ट है तीसरा वर्षा। वर्षा वायुमंडल में उपस्थित अशुद्धियों को सोख लेती है। अमोनिया आदि गैसों को वर्षा की बूंदें सोख लेती हैं। अब दिख रहा है सही से? कुछ गंदगियां पानी में घुलकर नष्ट हो जाती हैं। धूल के कण तथा वायु में मिश्रित अन्य पदार्थ वर्षा में बह जाते हैं तथा वायु शुद्ध हो जाती है। तेज गर्मी पड़ने पर जब आंधी या तूफान का मौसम होता है उस समय जो वर्षा होती है वायुमंडल की सारी अशुद्धि अपने साथ पृथ्वी पर ले जाती है। अतः आरंभ की वर्षा का जल किसी काम में नहीं लाना चाहिए। आपको पता, कहते हैं पहले बारिश का पानी है तो क्या होता है, उसमें बाहर मत निकलिए, फोड़े फुंसी हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि जो आपके वायुमंडल में जो क्षोभ मंडल होता है उस लेयर में क्या होता है, 18 किलोमीटर होता है ना क्षोभ मंडल का रेंज, 18 किलोमीटर होता है। 18 से 60 किलोमीटर समताप मंडल होता है और समताप मंडल में क्या होता है, ओजोन लेयर होती है, ओजोन परत होती है, ओजोन मंडल होता है। ठीक है, तो जो ये क्षोभ मंडल होता है इसमें क्या होता है, धूल कण क्या करते हैं, वो ऊपर जाके हल्के हो जाते हैं, गर्म होते हैं तो वो ऊपर उठते हैं, तो वो ऊपर एक लेयर बना के पड़े रहते हैं। ठीक है, लेकिन जब बारिश की बूंदें आती तो अपने साथ उनको नीचे लेके आती हैं, तो वो जो हमारे स्किन पे पड़ता है तो हमको नुकसान करता है। और इसलिए हम कहते हैं पहले बारिश का पानी शरीर बाल पे पड़ता है तो क्या होता है, फोड़े फुंसियाँ आपको होंगे, वजह यही होती है। ठीक है, समझ में आ गया होगा आपको। फिर वर्षा के साथ ले आते हैं तेज गर्मी पड़ने पर जब आंधी या तूफान का मौसम होता है उस समय जो वर्षा होती है वायुमंडल की सारी अशुद्धियां अपने साथ पृथ्वी पर ले आती है। अतः प्रारंभ की वर्षा का जल किसी काम में नहीं लेना चाहिए। जो मैं आपको बताई वही वजह है। अगला है आंधी। तेज हवाएं, आंधियां भी वायु को क्या करती है, शुद्ध करती हैं। आंधियों से वायु तीव्र गति से बहती है। तेज हवा अशुद्धियों को उड़ाकर सारे वायुमंडल में वितरित कर देती है, मतलब फैला देती है। इस प्रकार जिन स्थानों की वायु गतिशील रहती है वहां वायु में अशुद्धियों की मात्रा कम होती है। जैसे कहते हैं ना, ठहरा हुआ पानी अगर रहता है तो क्या होता है, उसमें क्या होता है, अशुद्धियां ज्यादा हैं। बहता पानी अच्छा है, तो वही चीज़ है कि अगर अशुद्धियां फैल गई तो उनकी मात्रा कम हो जाएगी, वो कहीं इकट्ठा है तो वहां पे वो ज्यादा इफेक्ट डालेंगी। सूर्य का प्रकाश। सूर्य में प्रचंड गर्मी होती है। वायु की कितनी भी अशुद्धियां इसके ताप से से ही नहीं नष्ट हो जाती हैं। कितने ही जीवाणु केवल प्रकाश से नष्ट हो जाते हैं। सूर्य के ताप में इतनी शक्ति है कि सबल से सबल कीटाणु भी नष्ट हो जाते हैं। यही कारण है कि मकानों का निर्माण इस प्रकार किया जाता है जिससे कि आंगन, छत या कमरों में धूप आ सके। वायुमंडल में उत्पन्न अधिकांश अशुद्धियां सूर्य के ताप से नष्ट हो जाती हैं। अगला है वायु मिश्रित ऑक्सीजन। ऑक्सीजन बहुत तेज गैस है, जैसा कि आपको पीछे बतलाया जा चुका है। शुद्ध ऑक्सीजन के सेवन से शरीर जल जाता है। जलने में सहायता करना तथा जलाना ऑक्सीजन का गुण है, अतः यह रोग के कीटाणुओं को नष्ट कर देती है। सड़ने से उत्पन्न गंदगी ऑक्सीजन के प्रभाव से नष्ट हो जाती है। ओजोन गैस भी ऑक्सीजन का दूसरा रूप है। यह रोग कीटाणु को नष्ट कर देती है। यह राज्य क्षम्या, मतलब जैसे टीबी और सैनिटोरियम जो बनाए जाते हैं, अब देखे थे या तो क्या समुद्र तलीय स्थानों पर बनाए जाते हैं या तो पर्वतीय स्थानों पर बनाए जाते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ ओजोन जो होती है गैस अच्छी मात्रा में होती है। अतः राज्य क्षमा के मरीजों को, मतलब टीबी के मरीजों को रखने के लिए सैनिटोरियम उन्हीं स्थानों पर बनाया था जहां ओजोन गैस पाई जाती है। और कहाँ पाई जाती है? समुद्र तल, मतलब समुद्र के किनारे, और कहाँ पर्वतीय स्थानों पर ज्यादा मात्रा में पाई जाती है। कृत्रिम साधन। अब तक आपने क्या देखा? प्राकृतिक साधन देखा, कृत्रिम साधन देख लीजिए। वायु मतलब जो आर्टिफिशियल तरीके से वायु शुद्ध की जाती है। वायु शुद्ध करने के लिए निम्नलिखित कृत्रिम उपाय अपनाए जा सकते हैं। मकान खुले तथा हवादार हो जिससे कि उनमें वायु सूर्य का प्रकाश प्रचुर मात्रा में आ सके। नंबर 2,
मकान में संवातन अर्थात वायु का आवागमन समुचित रूप से होना चाहिए। संवातन का मतलब क्या है? आवागमन। वायु का आवागमन मतलब एक तरफ से आना और एक तरफ से अशुद्ध वायु का बाहर जाना, यही क्या कहलाता है? संवातन कहलाता है। नंबर तीसरा, धुआं देने वाले ईंधन प्रयोग में न लाए जाए। इसके साथ ही रसोई घर ऐसा हो जिसमें से धुआं भली बातें निकल जाए, जिसके लिए चिमनी बनाई जाती है। ठीक है, आजकल फ्लैट्स वगैरह में जो इलेक्ट्रिक चिमनी होती है, जो पहले चूल्हे वगैरह के लिए दीवारों में चिमनियों को बनाया जाता था, उस चूल्हे से अटैच करके मतलब ऐसा सिस्टम बनाता था कि उसी हिसाब से धुआं क्या होता था? बाहर निकल जाता था। गंदे पानी की नालियाँ पक्की तथा ढालदार हो। नालियाँ तथा शौचालय खूब स्वच्छ रहे। वजह क्या है कि इसमें क्या मीथेन गैस बनती है। जो शौचालय वगैरह होता है या मैथ या कहीं पानी गोबर वगैरह इकट्ठा है ना, तो वहाँ पे मीथेन गैस, ये भी पर्यावरण को क्या करते हैं? इनमें क्या होते हैं? अनेक प्रकार की गैसें बनती हैं, जीवाणु पनपते हैं, विषाणु पनपते हैं, जो हमारे वायुमंडल में मिल जाते हैं और क्या करते हैं? हमें जो है तकलीफ पहुँचाते हैं। ठीक है, इसलिए बताया जा रहा है कि ढक कर रखना चाहिए। और कह रहा है कि चिमनी का प्रयोग करना चाहिए, संवातन होना चाहिए, ये सब कृत्रिम कारण बता रहे हैं। अपने शरीर तथा वस्त्र आदि को स्वच्छ रखना चाहिए। घर के आसपास कुछ हरियाली का भी प्रबंध होना चाहिए। क्यों? क्योंकि क्या होता है, जो प्लांट्स के रंध्र होते हैं, स्टोमेटा इसे कहते हैं इंग्लिश में, वो क्या करते हैं? गंदगी को अपने में क्या करते हैं? अवशोषित कर लेते हैं। धूल कण भी ऑक्सीजन के साथ वे अनेक अशुद्धियाँ और भी अवशोषित करते हैं। धूल कण भी अपने क्या, उसके रंध्र जो होते हैं, जो इनमें स्टोमेटा होते हैं, अपने रंध्रों में क्या करते हैं? सोख लेते हैं। हरियाली धूल के कणों को रोकने में सहायक है। हरियाली क्या है? धूल के कणों को रोकने में सहायक है। वजह क्या है कि उनमें जो स्टोमेटा पाया जाता है, रंध्र पाया जाता है, वो सोखने का काम करता है। क है। और ख क्या है? वृक्ष एवं पौधे कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं तथा ऑक्सीजन छोड़ते हैं, जिससे कि वायु शुद्ध होती है। जानवरों के रहने का स्थान मनुष्यों के निवास स्थान से थोड़ी दूर पर अवश्य हो, जिससे कि जानवरों के मल मूत्र से उत्पन्न गैस से घर का वातावरण दूषित न हो। बस्ती के पास फैक्ट्रियां, निर्माणशालाएं खोलने की अनुमति न दी जाए। चिमनियाँ काफ़ी ऊंचाई पर होनी चाहिए, जिससे कि उनसे निकलने वाला धुआं व्यक्तियों की को हानि न पहुंचा सके। वाहन आदि जिन सड़कों पर चले, उन सड़कों को पक्का बनवाया जाए तथा वाहनों को पक्की सड़कों पर चलाने की अनुमति दी जाए। सड़कों पर नित्य जल का छिड़काव कराया जाए, जिससे कि धूल दबी रहे। खेतों को कभी खाली न छोड़ा जाए, क्यों? कोई न कोई फसल अवश्य खड़ी की जाए, जिससे कि आंधी या तूफान आने पर धूल कण अधिक न उड़े। जैसे कहते हैं ना, मृदा अपरदन जब होता है, मिट्टी का कटाव होता है, तो कहते हैं वहाँ वृक्ष लगाओ। उसकी जड़ें क्या होती है? उनकी जड़ें जो होती है मिट्टी को अपने में बांध कर रखती है। तो वही चीज़ यहाँ भी फसल के लिए, कि फसल अगर आपका हुआ है तो वो मिट्टी को बांध के रखेंगी। ठीक है, लेकिन अगर वैसे खाली है तो वो उड़ेंगी और क्या करेंगी? उनका कटाव, नुकसान होगा, वायु में प्रदूषण होगा, धूलकण बढ़ेंगे, जिससे क्या होगा? प्रदूषण होगा। एक फसल कटने तक दूसरी फसल बोने के मध्य उनके नीचे के डंठल वहीं छोड़ दिए जाएं। पुताई करने से, गंदे स्थानों पर कीटनाशक दवाएं छिड़कने से भी वायु शुद्ध हो जाती है। इन्फ्लुएंजा, राजछम्या मतलब टीबी, चेचक, खसरा आदि के रोगियों को छींकते तथा खांसते समय मुंह पर रुमाल ढक लेना चाहिए। इस प्रकार कृत्रिम साधनों द्वारा पर्याप्त रूप से वायु को अशुद्ध होने से रोका जा सकता है। नेक्स्ट, संवातन क्या होता है? इसे वेंटिलेशन कहते हैं। तो क्या होता है संवातन? तो देख लीजिए, संवातन का अर्थ है कि शुद्ध वायु कमरे के अंदर आए तथा अशुद्ध वायु कमरे से बाहर निकल जाए, यही क्या है? संवातन। इस प्रकार संवातन एक ऐसी व्यवस्था है जिसके कारण अशुद्ध वायु बाहर निकलती है। अतः इस संदर्भ में संवातन का अर्थ है कमरे में निरंतर ताजी व स्वच्छ वायु का प्रवेश तथा अशुद्ध गर्म नमी युक्त व स्थिर वायु का बाहर की ओर निष्कासन। संवातन का उद्देश्य, संवातन व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य कमरे में एकत्र अशुद्ध वायु को निकालना तथा उसके स्थान पर ताजी एवं शुद्ध वायु को पहुंचाना होता है। संवातन संतोषजनक हो, इसके लिए निम्नलिखित दशाओं का होना आवश्यक है। 1, बाहर से शुद्ध वायु कमरे के अंदर आ सके। 2, कमरे के अंदर एक निर्धारित तापमान पर वायु उपस्थित रहे। नंबर 3, देखिए इसके उद्देश्य है बाहर से शुद्ध वायु अंदर आ सके। जो बाहर का अंदर का टेम्परेचर है वो क्या हो? पर वायु उपस्थित है, ऐसा टेम्परेचर हो जिस पे वायु वहाँ पे टिक सके। ऐसा नहीं कितना गर्म हो कि क्या हो कि तुरंत हवा क्या हो? अशुद्ध हो, गर्म हो, हल्की और ऊपर उठ जाए, ऐसा ना। टेम्परेचर वहाँ का उस वायु पे उपस्थित रहने के लिए निर्धारित करना चाहिए। कमरे की वायु में गतिशीलता बनी रहे, मतलब आवागमन की बात हो रही है, आना और जाना। वायु को दूषित करने वाली गैसें, धूलकणे, जलवाष्प, रोगाणुओं आदि से मुक्त करने में वे सहायक हों। संवातन का सिद्धांत देख लीजिए। संवातन का सिद्धांत यह है कि श्वास लेने से हमारे आसपास की हवा गर्म होकर फैलती है। आप
कभी फील किए होंगे कि जहाँ भीड़ भाड़ बहुत ज़्यादा होता है, कहते हैं ना शादियों वगैरह में या किसी रूम में थोड़ा 2 4 10 लोग ज़्यादा बैठे हुए हैं, कोई हॉल है वहाँ पे, तो ऑटोमेटिक क्या होता है, गर्मी का फील करे यार, भीड़ से गर्मी हो रही। भीड़ से क्या गर्मी हो रही है, उनके बॉडी की जो ताप है, उनके मुख से जैसे जो वाष्प निकल रही है, उससे क्या होता है, उससे भी वहाँ का वातावरण क्या होता है, गर्म हो जाता है और हल्की होकर ऊपर उठती है। यदि कमरे के ऊपरी भाग में रोशनदान व छत में चिमनी की व्यवस्था हो, देखिए ध्यान से, कमरे के ऊपरी भाग में रोशनदान, जो ऊपर छोटा सा खिड़की की भांति छोटा सा रोशनदान लगा होता है ना, उसी की बात हो रही है, व छत में चिमनी की व्यवस्था होती है तथा नीचे दीवारों में दरवाजे व खिड़कियां होती हैं, तो वह अशुद्ध वायु, गर्म वायु हल्की होकर रोशनदानों और चिमनियों में से होकर बाहर निकल जाती है तथा उसके स्थान पर खिड़कियों और दरवाजों में से होकर शुद्ध हवा घर में प्रवेश कर लेती है। इसी सिद्धांत के आधार पर मकानों में खिड़कियां, रोशनदान व चिमनियों आदि का प्रबंध किया जाता है। देखिए ये होता है रोशनदान, देख रहे हैं, ये रोशनदान है, देखिए ये रोशनदान, यहाँ से देखिए शुद्ध वायु आ रही है, फिर इनके शरीर से जो अशुद्ध वायु हो रही है, देखिए यहाँ रोशनदान से बाहर जा रही है और खिड़कियों से बाहर जा रही है, दरवाजे और खिड़कियों से एक तरफ अंदर आ रही है, सूर्य का प्रकाश आ रहा है, रूम क्या हो रहा है, स्टेलाइज हो रहा है, मतलब जो मतलब जीवाणु विषाणु पनप सकते हैं, फफूंदी पनप सकते हैं, उसके रोकने का काम कर रहा है, आपको प्रकाश भी दे रहा है और अशुद्ध वायु देखिए निकल रही है। ठीक है, संवातन के लिए वायु की मात्रा, संवातन का सिद्धांत है, उत्तम एवं स्वास्थ्यप्रद संवातन के लिए कितनी वायु की आवश्यकता होती है, कई बातों पर निर्भर करता है, यथा कमरे का आकार, कमरे में रहने वालों की संख्या, कमरे की वायु में अशुद्धियों की मात्रा। ये क्या करता है, संवातन के लिए कुछ आवश्यक बातें हैं, जैसे कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, कमरे का आकार, कमरे में रहने वालों की संख्या, कमरे में वायु की अशुद्धियों की मात्रा। कमरा जितना बड़ा होगा उसमें रहने वालों की संख्या उतनी अधिक होगी तथा उसकी हवा में अशुद्धियाँ जितनी अधिक होंगी उतनी अधिक वायु की मात्रा में आवश्यकता होगी। सामान्यतः एक व्यक्ति को प्रति घंटे 81 घन मीटर वायु की आवश्यकता होती है। सामान्यतः एक व्यक्ति को प्रति घंटे कितने घन मीटर वायु की आवश्यकता होती है, तो आप बताएंगे 81 घन मीटर वायु की आवश्यकता होती है। यदि वायु को 1 घंटे में 3 बार परिवर्तित किया जाए तो केवल 27 घन मीटर स्थान पर एक व्यक्ति के लिए पर्याप्त होगा। यदि वायु को 1 घंटे में 3 बार परिवर्तित किया जाए तो केवल 27 घन मीटर स्थान एक व्यक्ति के लिए पर्याप्त होगा, अर्थात 3 मीटर लंबे, 3 मीटर ऊंचे और 3 मीटर चौड़े स्थान की आवश्यकता होती है। रोगी व्यक्ति के लिए औसतन प्रति घंटे 100 घन मीटर वायु चाहिए। रोगी व्यक्ति के लिए कितना, 100, स्वस्थ व्यक्ति के लिए कितना, 81 घन मीटर वायु की जरूरत होती है। और अगर इसको कमरे में बांटे तो कितना, 3 मीटर लंबा, 3 मीटर चौड़ा और 3 मीटर ऊंचा होने वाले कमरे में व्यक्ति रह सकता है, जब 27 घन मीटर स्थान से एक व्यक्ति को पर्याप्त क्या हो रही है, वायु की पूर्ति हो रही है। संवातन के साधन, प्राकृतिक संवातन और कृत्रिम संवातन। संवातन कितने प्रकार के, 2, और अशुद्धियों को शुद्ध करने की टाइप कितने, 2, एक प्राकृतिक रूप से और एक क्या, कृत्रिम रूप से। और संवातन के टाइप क्या, ये भी 2 ही है, एक प्राकृतिक और एक कृत्रिम। ठीक है, तो देख लीजिए, प्राकृतिक संवातन, कृत्रिम संवातन। प्राकृतिक संवातन, जब प्रकृति में छिपी हुई शक्ति को वायु प्रसरण के रूप में प्रयोग किया जाता है तो उसे प्राकृतिक संवातन कहते हैं। जब प्रकृति में छिपी हुई शक्ति को वायु के प्रसरण, वायु को फैलाने के लिए, वायु की अशुद्धियों को दूर करने के लिए प्रयोग किया जाता है तो उसे क्या कहते हैं, प्राकृतिक संवातन कहते हैं। क्योंकि हमें दिख रहा है, हमें कोई ऐसी चीज़ प्रकृति में नहीं दिख रही है जो हमारी वायु को फिल्टर करे। लेकिन अगर कृत्रिम तौर से देखेंगे तो आप एग्जॉस्ट लगाते हैं, फैन लगाते हैं, प्लीनल का प्रयोग करते हैं, बहुत चीज़ें होती है ना, तो वो कृत्रिम है, लेकिन ये हमको दिख नहीं रही थी, कोई शक्ति है, मतलब अदृश्य शक्ति है जो इसका प्रयोग किया जा रहा है। संवातन 3 प्राकृतिक शक्तियों पर निर्भर करता है, एक विसरण, एक वायु क्रिया और एक क्या, संवहन धारा है। प्राकृतिक संवातन, जब प्रकृति में छिपी हुई शक्ति को वायु प्रसरण के रूप में प्रयोग किया जाता है तो उसे प्राकृतिक संवातन कहते हैं। संवातन 3 प्रकार का, नंबर 1 विसरण। विसरण के संबंध में पर्याप्त रूप में बताया चुका है, मतलब फैलना। कहने का मतलब एक जगह कोई अशुद्ध वायु इकट्ठा है, लेकिन अगर हवाओं के द्वारा दूर तक फैल जाएगी तो उसकी क्षमता, उसके मतलब अवगुण, मतलब इफेक्ट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, धीरे धीरे उसके प्रभाव को कम किया जा सकता है। यहाँ केवल यही बताना है कि गैसों का विसरण का गुण होने के कारण शुद्ध वायु होती रहती है, किंतु इस प्रक्रिया की गति धीमी होती है तो इसका व्यवहारिक महत्व कम हो जाता है। विसरण का मतलब वही अशुद्ध और अशुद्ध का मतलब क्या है, हल्की हुई ऊपर चली गई, भारी है नीचे है, भारी है तो शुद्ध है, गर्म है तो अशुद्ध है, उनका आना जाना, उनका अपने आप एक मतलब बैलेंस बनाना, ये क्या है, विसरण के अंतर्गत ही आता है। वायु क्रिया, वायु की क्रियाशीलता पर प्राकृतिक संवातन निर्भर करता है। वायु की क्रियाशीलता पर प्राकृतिक संवातन निर्भर करता है।
किस पर प्राकृतिक संवातन किस पर निर्भर करता है, तो वायु की क्रियाशीलता पर निर्भर करता है। तेज हवाएं शक्तिशाली साधन है। हवाएं वायु में उपस्थित गैसीय अशुद्धियों को अपने साथ उड़ा ले जाती हैं। आर पार संवातन द्वारा कमरे की अशुद्ध वायु ताजी वायु द्वारा बाहर निकल जाती है तथा उसका स्थान वह स्वयं ले लेती है। नेक्स्ट है संवहन धाराएं। संवहन धाराओं का अर्थ है कि गर्म हवाओं की धाराएं ऊपर की ओर जाती है। कहने का मतलब ये संवहन का मतलब क्या था, गर्म, जैसे आपने ज्योग्राफी पढ़ा होगा तो उसमें देखा होगा गर्म धाराएं और ठंडी धाराएं, फिर उसका क्लाइमेट पे असर, कहाँ मानसून जल्दी आता है, कहाँ वर्षा होती है। ठीक है, तो वही ये भी चीज़ है कि संवहन धाराएं, संवहन धाराओं का अर्थ है गर्म हवाओं की धाराएं ऊपर की ओर जाती हैं तथा ठंडी धाराएं नीचे की ओर बहती हैं। इस क्रिया का मूल आधार यह है कि गर्म वायु में भार कम होता है जिससे वह हल्की होकर ऊपर उठ जाती है तथा शीतल वायु आकर उसका स्थान घेर लेती है। संवातन के लिए प्राकृतिक व्यवस्था। मकान बनाते समय निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए ताकि घर में उत्तम संवातन व्यवस्था बनी रहे। नंबर 1, खिड़कियां और दरवाजे। कमरे में वायु प्रवेश के लिए खिड़कियों एवं दरवाजों की व्यवस्था होनी चाहिए। खिड़कियों के बने रहने से वायु के साथ प्रकाश की भी व्यवस्था रहती है जो जीवाणुओं को नष्ट करती हैं और कमरे की वायु को शुद्ध करती है, इसलिए कमरे में उनकी संख्या पर्याप्त होनी चाहिए। कमरे की सभी खिड़कियां एवं दरवाजों का क्षेत्रफल कमरे के क्षेत्रफल का कम से कम 1/5 होना चाहिए। कमरे के सभी खिड़कियों एवं दरवाजे का जो क्षेत्रफल होता है वो कितना होना चाहिए, तो कमरे के क्षेत्रफल का कम से कम 1/5 होना चाहिए। कमरे के क्षेत्रफल का कम से कम कितना, 1/5 होना चाहिए। खिड़कियां फर्श से लगभग 2 मीटर ऊंचाई पर होनी चाहिए। खिड़कियां फर्श से कितनी ऊंचाई पर होनी चाहिए, लगभग 2 मीटर की ऊंचाई पर होनी चाहिए खिड़कियां फर्श से, जिससे पलंग या चारपाई आदि पर लेटे व्यक्ति को सीधी हवा न लगे। अगला है रोशनदान। रोशनदान दीवार के ऊपर की ओर बना हुआ एक झरोखा होता है। ये कमरों की गर्म वायु को बाहर निकालता देता है। गर्म देशों में इनका विशेष महत्व होता है। किसका, रोशनदान का। ये देख रहे हैं, ये रोशनदान है। रोशनदानों को सदैव खुला रखना चाहिए, इससे वायु सदैव निकलती रहती है तथा प्रकाश की व्यवस्था भी बनी रहती है। रोशनदान बहुत छोटे भी नहीं होने चाहिए, उन पर मजबूत लोहे की सलाखें होनी चाहिए। नेक्स्ट है चिमनी। बड़े बड़े कारखानों में अशुद्ध वायु को बाहर, देखिए ये चिमनी है, ठीक है। घरों में आपने देखा होगा यहाँ चूल जलता है और ऊपर चिमनी होती है। अब मतलब विदेशों में या बहुत वैसे किसी घर में किसी गाने वगैरह में आपने देखा होगा ना, वहाँ पे आग जला के मतलब फिर वहीं पे वो लोग बैठ के चाय वगैरह बातें करते हैं, तो यही चीज़ होती है चिमनी। धुआं ऊपर निकल जाता है। अकेली चिमनी का प्रयोग क्या आता है। चिमनी संवातन का उत्तम साधन है। चिमनी संवातन का कैसा साधन है, तो चिमनी संवातन का उत्तम साधन है। इसका प्रयोग विशेष तौर पर रसोई घर में होना चाहिए। जब वायु गर्म होकर ऊपर उठेगी तो चिमनी में से होकर निकल जाएगी। चिमनी से आग द्वारा फैली हुई कार्बन डाइऑक्साइड व अन्य गैसें सुगमता से बाहर निकल जाती हैं। नेक्स्ट है पारगामी संचालन। यह अत्यंत प्रभावी तथा स्वास्थ्य के लिए लाभकारी होता है। क्या, पारगामी संचालन, ठीक है, ये अत्यंत प्रभावी होता है। कौन सा संचालन, पारगामी संचालन। स्वास्थ्य के लिए भी हेल्दी है। जहाँ तक हो कमरों में पारगामी संवातन अर्थात आमने सामने की खिड़की दरवाजे होने चाहिए। परगामी संचालन का मतलब क्या होता है, खिड़की के सामने दरवाज़ा, मतलब आमने सामने हो। कहने का मतलब यहाँ से ठंडी वायु आ रही तो यहाँ से गर्म वायु प्रेशर के साथ बाहर निकल जाती है, वही क्या है, परगामी कहते हैं या पारगामी कहते हैं। वायु का शुद्धिकरण अपेक्षाकृत अधिक प्रभावपूर्ण होता है क्योंकि इससे कम से कम समय में अशुद्ध वायु का निष्कासन और शुद्ध वायु का आवागमन होता रहता है। किससे, परगामी संचालन द्वारा। नियोजित निर्माण। संवातन की उत्तम व्यवस्था के लिए नियोजित निर्माण आवश्यक है। किसी भी क्षेत्र में मकान इस प्रकार से बनवाया जाए कि मकान की शुद्ध वायु के आने में अन्य मकान व्यवधान न उत्पन्न करे। नेक्स्ट है पर्याप्त स्थान। घरों में पर्याप्त स्थान हो, कमरे पर्याप्त बड़े हों, मकान अधिक ऊंचे न हों। नेक्स्ट 7 नंबर, वायु हेतु उचित प्रवेश। वायु के प्रवेश एवं निष्कासन के लिए खिड़की दरवाजों की स्थिति व लंबाई चौड़ाई उचित होनी चाहिए। नंबर 2 नंबर पे कृत्रिम संवातन क्या होता है। जिन स्थानों, अब तक आपने क्या देखा, ये प्रकृति के रूप के संवातन थे, मतलब कहने का रोशनदान आपने लगवा दिया लेकिन कोई मशीन नहीं लगवाई ना, बस एक रोशनदान खोल दिया, उसमें क्या हो रहा है, वायु अपने आप शुद्ध हो रही है। खिड़की दरवाजे हो गए, चिमनी आपने बनवा दी लेकिन क्या कोई पर्टिकुलर व्यवस्था की है जिससे वो निकले, नहीं, वो अपने आप चिमनी रास्ता पा रही है, उसमें से ठंडी गर्म वायु का बैलेंस बना हुआ है। तो ये सब चीज़ें क्या हो गई, प्राकृतिक हुई। कृत्रिम रूप से देखिए जिन स्थानों में, देखिए एग्जॉस्ट फैन, किचन वगैरह में देखा होगा आप, लगता है ना जब आप पूड़ी वगैरह तलते हैं धुआं ज़्यादा उठता है तो एग्जॉस्ट ऑन कर देते हैं, जिससे क्या होता है बहुत तेज़ी से वायु को बाहर फेंकता है।
जिन स्थानों में प्राकृतिक संवातन व्यवस्था पर्याप्त एवं सुविधाजनक नहीं होती, जैसे सिनेमा हॉल, चिकित्सालय, बड़ी बड़ी फैक्ट्री आदि, वहाँ न तो परगामी संवातन व्यवस्था सुविधाजनक होती है, न ही पूरे समय खिड़की दरवाजे खुले रहना संभव होता है। उन स्थानों में कृत्रिम संवातन से वायु की शुद्धिकरण किया जाता है। गर्म देशों में भी प्राकृतिक संवातन सुविधाजनक होता है, परंतु सार्वजनिक स्थानों पर ठंडे देशों में संवातन के कृत्रिम साधन लाभकारी होते हैं। कृत्रिम संवातन का अर्थ। कृत्रिम संवातन कृत्रिम संवातन के लिए यंत्रों व बिजली की सहायता से वायु के आगमन एवं निष्कासन की व्यवस्था की जाती है। इसे कृत्रिम संवातन कहते हैं। कृत्रिम संवातन की मुख्य 4 विधियां प्रयुक्त की जाती हैं। एक निर्वात व्यवस्था, एक प्लीनल व्यवस्था, एक मिश्रित व्यवस्था, एक वातानुकूलन। क्या कृत्रिम संवातन के कितने प्रकार? 4। एक निर्वात व्यवस्था, ठीक है, और दूसरा क्या होता है? प्लीनल व्यवस्था, तीसरा मिश्रित व्यवस्था, चौथा वातानुकूल। तो निर्वात व्यवस्था क्या होती है देख लीजिए। इस व्यवस्था में निर्वात पंखों, एग्जॉस्ट फैन अर्थात कमरों से वायु बाहर फेंकने वाले पंखों का प्रयोग किया था, जो आगे भी मैं आपको दिखाई हूँ। निर्वात पंखों द्वारा कमरे की दूषित वायु बाहर धकेल दी जाती है और शुद्ध ताजी वायु उसका स्थान ग्रहण कर लेती है। नेक्स्ट है प्लीनर व्यवस्था। इस व्यवस्था में बिजली के साधारण पंखे कमरे की अशुद्ध वायु की गति बढ़ाकर उसे बाहर निकाल देते हैं और ताजी हवा को धक्का देकर अंदर फेंक देते हैं। इस व्यवस्था में बिजली के साधारण पंखे प्लीनर व्यवस्था में, ठीक है, कमरों की अशुद्ध वायु की गति को बढ़ाकर उसे बाहर निकाल देते हैं और ताज़ी हवा को धक्का देकर अंदर फेंक देते हैं। इससे शरीर की नमी के वाष्प बनने व शरीर शीतलता भी अनुभव करती है। नेक्स्ट है मिश्रित व्यवस्था। इस व्यवस्था में निर्वात और बिजली पंखों का एक साथ प्रयोग सिनेमा घरों जैसे विशाल भवनों में किया जाता है। निर्वात पंखों का प्रयोग गंदी और गर्म वायु को बाहर निकालने, छत या दीवार के साधारण पंखों का प्रयोग वायु की गति बढ़ाकर वायु को शीतल बनाने में किया जाता है। नेक्स्ट है वातानुकूलन। सिद्धांत रूप में यह विधि उपयुक्त दोनों विधियों का सम्मिलित रूप है। यह विशेष प्रकार का विद्युत चालित यंत्र होता है जिसके 3 कार्य हैं। वातानुकूलन, एयर कंडीशन की बात की जा रही है। ये क्या है? विद्युत चालित यंत्र होता है। क्या? वातानुकूलन, एसी जिसे कहते हैं। उसमें कमरे की दूषित वायु को खींचना, वायु को उचित शीतलता, नमी आदि प्रदान करते हुए स्वच्छ बनाना, शुद्ध व शीतल वायु को कमरे के अंदर भेजना। तो देख लीजिए, कमरे की दूषित वायु को खींचना, दूषित वायु को वातानुकूलित उपकरण लगे पंखों के द्वारा कमरे से अपनी ओर खींचकर निकाल लिया जाता है। 2 नंबर पे क्या दिया, मतलब कमरे की जो दूषित वायु है उसको खींचना। तो दूषित वायु जो एसी लगी है, जो उपकरण लगा, वो क्या करता है? पंखों द्वारा कमरे से अपनी ओर खींचकर निकाल लेता है। उसमें पंखे लगे होते हैं, इधर भी लगा होता है, एक बाहर भी एसी में एक इसके अंदर फैन होता है जो आपको ठंडा करता है, और एक ऐसे, देखिए 1 मिनट, आप ये देख रहे हैं एसी है, तो देखिए जो पाइप लगी हुई है ये क्या करती है, वो ऊपर भी एक मशीन होती है, तो उसमें पंखा दौड़ते रहता है, खिलते रहता है, ठीक है। तो जब उसी के चलने से क्या होता है, तो इसके अंदर जो गर्म हवाएं, ये क्या, ये खुलता है, तो इसके अंदर हवाएं जाती हैं और ऊपर से यहाँ से क्या होती है, वायु निकल जाती है, ठीक है। आप ये चीज़ समझ गए होंगे। तो वही चीज़ है कि मतलब इसको एसी देखिए है, तो वही बता रहे हैं कि वहाँ जो होता है कि ऊपर जो पाइप दिखाया ना हम आपको, उससे क्या होता है, गर्म हवाएं ऊपर जाती हैं ठंडी, और जो रूम में होता है वो ठंडी हवाएं खींचता है, ठीक है। फिर कहाँ थे हम? हाँ, वायु को उचित शीतलता, नमी प्रदान करने हेतु स्वच्छ बनाना। वो उपकरण के अंदर इस प्रकार की व्यवस्था होती है कि कमरे से आई हुई वायु तथा बाहर से ली गई वायु को उचित ताप शीतल पर लाया जाए तथा धूल इत्यादि को छानकर अलग किया जाए। इस प्रकार इसके द्वारा शुद्ध व शीतल वायु तैयार की जाती है। शुद्ध व शीतल वायु को कमरे के अंदर भेजना, पाइपों द्वारा, भी आपको दिखाया ना, पाइप लगा था, पाइपों द्वारा ही शुद्ध की गई वायु को कमरे के अंदर भेजा जाता है। इस प्रकार संवातन की कृत्रिम विधियों में वातानुकूलन, एयर कंडीशनिंग अत्यंत आधुनिक तथा उपयुक्त विधि है, किंतु यह अत्यधिक महंगी होने के कारण समान व्यक्तियों में प्रचलित नहीं हो सकती। अनेक जन स्थानों, बड़े बड़े भवनों, प्रयोगशालाओं, सिनेमाघरों, विशेष प्रकार के कारखानों आदि में इस साधन का पर्याप्त उपयोग किया जा रहा है। आजकल तो बहुत से नगरों में निर्मित भूमिगत, बहुमंजिले बाजार इत्यादि में वातानुकूलन, एयर कंडीशन की व्यवस्था की जाती है। आप समझ गए? कृत्रिम तरीके से 4: निर्वात व्यवस्था, प्लीनल व्यवस्था, मिश्रित व्यवस्था, और क्या, एयर कंडीशन जिसे वातानुकूलन कहते हैं। निर्वात में क्या होता है, एग्जॉस्ट पंखे लगे होते हैं, वो क्या करता है, जो दूषित वायु उसको बाहर फेंकते हैं, ठीक है। प्लीनल व्यवस्था में क्या होता है,
बिजली के जो साधारण पंखे होते हैं वो अशुद्ध वायु की गति को बढ़ा देते हैं और क्या करते हैं, उसको बाहर फेंकते हैं और नमी वाली वायु को अंदर लाते हैं। मिश्रित व्यवस्था क्या होता है, जिसमें दोनों व्यवस्था मिली, इसमें निर्वात भी और बिजली के पंखे का भी प्रयोग किया जा रहा। वातानुकूलन एसी के बारे में आपको पता है, ये क्या करती है, जो इसमें पंखे लगे होते हैं ये गर्म हवाओं को लेती है, ठंडा बाहर की शुद्ध जो गर्म हवाओं को शुद्ध करके जो वो बाहर एक मशीन होती है वो क्या करता है, उसमें एग्जॉस्ट टाइप का सिस्टम होता है, वो ठंडी हवाएं अंदर भेजता है, शुद्ध जिसे कहते हैं। संवातन का महत्व देख लीजिए। वायु में ऑक्सीजन एक प्राणदायक गैस के रूप में होती है। वायु में यह 1/5 भाग होती है। क्या ऑक्सीजन वायु में कितनी होती है, 1/5 भाग होती है, ठीक है। अन्य गैसें इसका जो मिश्रण बनाती हैं वह एक निश्चित स्वरूप में मनुष्य के लिए आवश्यक तथा महत्वपूर्ण है। रासायनिक संरचना से भी अधिक वायु के भौतिक स्वरूप का महत्व है। वायु का ताप, इसमें नमी की उपस्थिति, वेग आदि मनुष्यों की श्वसन क्रिया के लिए अति प्रभावी कारक के रूप में सहायक होते हैं। श्वसन क्रिया से वायु के रासायनिक स्वरूप के साथ साथ भौतिक स्वरूप भी परिवर्तित हो जाता है। इस प्रकार की परिवर्तित वायु में और अधिक श्वास लेना कठिन होता है। अतः अधिक शुद्ध अपेक्षाकृत शुद्ध तथा कम ताप वाली वायु को इस बदलती हुई वायु का स्थान लेना चाहिए। प्रकृति में यह क्रिया स्वतः ही विसरण की क्रिया के द्वारा होता है, जिसे संवातन कहते हैं। कुछ महत्वपूर्ण स्मरणीय बिंदु हैं, देख लीजिए। वायु का संगठन 21%, ऑक्सीजन 78% क्या होता है, नाइट्रोजन 0.03% क्या होता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड 0.04% क्या होता है, तो जलवाष्प होता है, ठीक है। अन्य गैसें कितनी होती हैं, तो 0.003 होती हैं शायद अन्य गैसें, देख लेते हैं एक बार। 0.90% होती है अन्य गैसें, जिसमें अमोनिया इत्यादि आते हैं। शुद्ध वायु का महत्व, श्वसन के लिए ऑक्सीजन प्रदान करना एवं शरीर के ताप को ऑक्सीजन क्रिया के द्वारा नियंत्रित करना। शुद्ध वायु का यही महत्व है कि ऑक्सीजन को क्या, ऑक्सीजन प्रदान करना और दूसरा बॉडी के टेम्परेचर को नियमित रखना। वायु अशुद्धि के कारण श्वसन क्रिया, आग जलना, पदार्थों के सड़ने, धूल के कण, रोगाणु के जीवाणु आदि के द्वारा। अशुद्ध वायु में श्वास लेने से व्यक्तियों को विशेष रूप से श्वास संबंधी रोग होता है, जिसमें दिया था टीबी हो जाता है, डिप्थीरिया हो जाता है, निमोनिया हो जाता है, जुकाम हो जाता है, खांसी इत्यादि हो जाती है, दमा भी हो जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड की अधिकता से दम घुटने, चक्कर आने, जी मिचलाने व उल्टी होने लगती है। कार्बन डाइऑक्साइड की अधिकता से क्या होता है, दम घुटने लगता है। प्राकृतिक साधनों द्वारा वायु का शुद्धिकरण, पेड़ पौधे, विसरण, वर्षा आदि, सूर्य का प्रकाश, वायु मिश्रित ऑक्सीजन आदि। कमरों के निरंतर ताजी व शुद्ध वायु का प्रवेश तथा अशुद्ध गर्म नमी युक्त स्थिर वायु का बाहर निकालना, क्या कहलाता है, संवातन कहलाता है। सामान्यतः एक व्यक्ति के प्रति घंटे 81 घनमीटर वायु की आवश्यकता होती है। रोगी व्यक्ति को 100 घनमीटर की वायु चाहिए। प्राकृतिक संवातन, विसरण, वायु क्रिया, संवहन और कृत्रिम संवातन यंत्रों और बिजली की सहायता से वायु के आवागमन निष्कासन की व्यवस्था की जाती है। यहाँ पे ये चैप्टर फिनिश होता है। फिर स्टार्ट हो जाता है पर्यावरण एवं प्रदूषण का। पर्यावरण एवं प्रदूषण क्या है, उनका जनजीवन पर प्रभाव। कल मैं इसको आपको क्लियर कराऊंगी। उसके बारे 2-3 चैप्टर के जो क्वेश्चन है वो सारे मैं आपको दे दूंगी, ठीक है। इसके साथ ही मुझे लगता है कि ये चैप्टर मतलब ये वाला यूनिट फिनिश हो जाएगा। ये फिनिश कर दूंगी, उसके बाद जो आगे बचे होंगे सारा खत्म करवा के, मतलब 9 कंप्लीट करा के ही 10th स्टार्ट करूँगी। तो ये देखिए, जब आपका ये कंप्लीट हो जाएगा, जिसमें मैंने आपको वायु शुद्धता, महत्व, संवातन देख रहे हैं, पर्यावरण प्रदूषण का जनजीवन पर प्रभाव, फिर अशुद्ध वायु से होने वाले रोग, ये सब आपके टीजीटी के सिलेबस में है। उसके बाद आप वस्त्र और सूच जो जो इसमें दिया है वो देख लेना, भोजन और पोषण का महत्व देख लेना, ये बता दिए, ठीक है। उसके बाद डी विज्ञान के तत्व क्षेत्र, अभी मैं मैनेजमेंट में भी यही स्टार्ट करूँगी, साथ में ये भी चलेगा, तो आपको मज़ा आएगा। या आप पढ़ लेंगे उसके बाद भी देखेंगे तो आपको अच्छा लगेगा। तो आपका ऐसे करते करते 9 कंप्लीट कराने के बाद 10th लगा दूंगी, 10th कंप्लीट कराने के बाद 11th 12th, उसके बाद NCERT स्टार्ट कर दूंगी, ठीक है। और जो साथ में चल रहे हैं ब्रांचेज वाली बुकें, मतलब मुख्य बुकें, वो तो चलती रहेंगी। चलिए, अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दिया करिए। देखने के लिए थैंक यू, टेक केयर।